जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। आप बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर कितनी बार क्लास होनी है। देखो, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन पे मैं लेक्चर लाऊं। ई गवर्नेंस वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होंगे और पहले भी हुए। आईटी और ई गवर्नेंस में पहले भी एग्जाम से क्वेश्चन आए, तो वो भी मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड करें। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज भी डाले, तो आपकी प्रैक्टिस होकर दोनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम ई गवर्नेंस का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, प्लस उसके अंदर जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, इन सब चीजों को कवर करेंगे क्योंकि इनमें से एग्जाम में आएगा। और बाकी फिर जो डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंटीवायरस वाला टॉपिक जो रह जाएगा वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि एंटीवायरस तो मैंने कंप्यूटर में ही पहले पढ़ाया हुआ है डीबीएमएस के बारे में, बट कुछ और जो चीजें होंगी वो एमसीक्यूज के बेस में ही आपको मैं कवर करवा दूं। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की टेली कम्युनिकेशन के, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसका अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी का मैंने 2 घंटे पहले लेक्चर अपलोड करा है, तो उन लेक्चर्स को भी देखो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। देखो, यहाँ पर यूट्यूब में सब प्रोवाइडेड है, आपको जितनी हेल्प ले सकते हो यहाँ से ले लो। एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ यहाँ से एग्जाम में रेप्लिकेट जरूर होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो आपका टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या है आज का? ई गवर्नेंस। कौन सा टॉपिक है? ई गवर्नेंस। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द सेम थिंग। ठीक है, क्या है ई गवर्नेंस में? क्या गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट अपनी जो है फंक्शनिंग करती है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो ई के थ्रू हो रही है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हो रही है। मतलब हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम लोगों तक क्या करवा रहे हैं? गवर्नमेंट की फंक्शनिंग प्रोवाइड करें, लोगों तक गवर्नमेंट क्या अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें। दैट इज नोन एज ई गवर्नेंस। क्या ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लोगों तक पहुंचाना, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इनहेंस करना विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसीलिए टेली कम्युनिकेशन में टॉपिक डाला है, क्योंकि ई गवर्नेंस भी एक टेली कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अभी हम मिनिस्ट्रीज देखेंगे ना, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो ई गवर्नेंस तो बहुत सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये क्या है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इनहेंस करना विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ई गवर्नेंस जो है ना, बेसिकली किसकी तरफ मूव करता है? एक स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ। तो ये स्मार्ट वर्ड अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना, ये ई गवर्नेंस के रिलेटेड है। स्मार्ट ऐसे आ सकता है, ये वर्ड जो है किसके रिलेटेड है? तो स्मार्ट वर्ड ई गवर्नेंस के साथ डील करता है। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब होता है सिंपल, मॉरल, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस एक सिंपल है, मॉरल वे में है, अकाउंटेबल है, मतलब हर पर्सन अकाउंटेबल है क्योंकि पता चलता है ना किसके कहां से कहां पर क्या हुआ है। रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट है, इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है बाय दिस ई गवर्नेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम्स में, जेकेएसएसबी ने पूछा था कि ई गवर्नेंस में कितनी तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कुछ आ सकता है B2E, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये याद कर लो कि कितनी तरह के इंटरेक्शंस होते हैं ई गवर्नेंस में। एक गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। अभी मैं जब आपको प्लेटफॉर्म डिफरेंट पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, इंटरेक्शन की। गवर्नमेंट सिटीजन, अब कितनी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट हम सिटीजन को प्रोवाइड करती है, तो वो आ गया गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेसेस के साथ इंटरेक्शन है गवर्नमेंट की। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम जो एम्प्लॉयज, कोई भी एम्प्लॉय होगा वो डिफरेंट पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। ठीक है, जैसे उसकी आईडी बनती है, सीपीआईएस आईडी वगैरह बनती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज होती है। तो बेसिकली 4 तरह की इंटरेक्शन आपने देखी ई गवर्नेंस में। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ये एग्जाम में पूछता है तो याद कर लेना। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बोल लो या विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनहेंस करना, दैट इज नोन एज ई गवर्नेंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव ये है कि इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की सभी लोगों तक पहुंचे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये तो सिंपल पता चल रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब जो ये करप्शन वगैरह होती थी या कुछ ब्राइब ब्रूब होती है ये कम होगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी गवर्नेंस में। बिजनेसेस में जो पहले डिफिकल्टीज आती थी वो कम होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इमीडिएटली प्रोवाइड हो सकती है और डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगा ई बिजनेस के साथ। कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ई पेपर आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वे में जब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस चलने शुरू हो गए तो देखो पेपर की ही कितना कम यूज हो रहा है अब। ठीक है, सारा सॉफ्ट कॉपीज में चल रहा है। तो ई गवर्नेंस का ये भी फायदा है। तो मतलब ट्रीज की कटिंग का, मतलब बहुत सारे फायदे हैं ई गवर्नेंस के बारे में। इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम है। ठीक है,
ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, इजीली मैटर सॉल्व हो जाता है, कोई भी मैटर तो इजीली सॉल्व हो जाता है। आप गवर्नमेंट देखो, सिटीजन्स को भी पता है, आरटीआई के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, हमें पता चलता रहता है कि अभी कहां पर पहुंचा, किस ऑफिस में है, वहां से कितने दिनों में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी चीजों की वजह से सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रिएक्शन टाइम कम हो गया। पहले जो इतने इतने दिन फाइलें पड़ी रहती थी, अब उतना कम नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये टॉपिक होता है थोड़ा कंसेप्चुअल, अगर ऐसा कुछ भी पूछेगा तो दिमाग अपना खोल के कि ये चीजें ई गवर्नेंस से फायदा हो सकता है तो टिक लगाना होता है, ऐसे क्वेश्चन करने, ठीक है। अब ई गवर्नेंस कैसे ओरिजिनेट हुआ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ई गवर्नेंस की बिगिनिंग हुई 1970s में। कब? 1970s में। 1970s में एक डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके साथ बोला जाता है कि ई गवर्नेंस की इंडिया में बिगिनिंग हुई, ठीक है। कंट्री की ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर रोल है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया, ये किसकी रिकमेंडेशन में? एक इलेक्ट्रॉनिक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में बनाया गया, जिसको लीड कर रहे थे होमी भाभा, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी गई है पहले भी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर कब स्टैब्लिश हुआ? 1976 में, और इसी को बोलते हैं प्राइम बिल्डर ऑफ ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट की सर्विसेज को, गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस को ग्रॉस रूट लेवल में लेके जाने के लिए ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट रोल है, और ई गवर्नेंस को बिल्ड करने में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1976। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ई गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये याद कर लेना नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के बारे में। उसके बाद एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क बना, जिसका नाम था नाइस नेट, 1987 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना ऑफ एनआईसी। देखो, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर मतलब नेशनल लेवल पे बनी थी, एक इंफॉर्मेशन को रिलेटेड एक सेंटर बना जो सारी ई सर्विसेज को मेनली रेगुलेट कर रही थी। अब इसी का हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो डीसी ऑफिस होता है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट का, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बन गया एनआईसी का। आपने सुना होगा कि हर एक डीसी ऑफिस में एनआईसी का एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे वो सारे कंप्यूटराइज हो गए, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत जल्दी सर्विसेज जो है लोगों तक प्रोवाइड होंगी। तो आपने याद रखना, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर कब आया? 1976। इसी को प्राइम बिल्डर ऑफ ई गवर्नेंस बोलते हैं। फिर नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क 1987 में आया। फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उसके साथ साथ आया, और जिसकी वजह से क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सारे हमारे क्या हो गए? कंप्यूटराइज हो गए, ठीक है। उसके बाद एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बनी 1999 में, और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया एक 18 मई 2006 में, एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया। इसको किसने फॉर्मुलेट करा? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिटी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसी, डीआरपीजी। ये एक बेसिकली इन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया, ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सिटीजन तक पहुंचे वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मतलब ई मीडिया का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था ई गवर्नेंस में, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं, आपने क्या पढ़ाया? देखो, कुछ समझ नहीं, अभी वापस बताता हूँ पूरा ओरिजिन ये हुआ कि ई गवर्नेंस 1970s में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बना, उसकी वजह से थोड़ा ई गवर्नेंस की तरफ बढ़े हम। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हमारा बना 1976 में, इसी की वजह से ई गवर्नेंस को एज अ प्राइम बिल्डर भी इसको बोल जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ई गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट होगी। फिर हमने एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाया, इसलिए जो पूरी कंट्री में ई गवर्नेंस को देखेगा। फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बने एनआईसी के अंडर, ताकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो कंप्यूटराइज हो सके। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से पब्लिक ग्रीवेंसीज के साथ मिलकर, जिसका काम था कि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो सिटीजन को अवेलेबल करवाई जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो ये सारी ओरिजिन की हिस्ट्री है, तो इसके बारे में याद कर लेना, ये सारा पता होना चाहिए कौन से ईयर में क्या हुआ। अब ई गवर्नेंस के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में? देखो, ई गवर्नेंस के बहुत हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब सारे तो याद नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए ले आया हूं, यहां पर कुछ एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट ले आया हूं, तो दो तरह से हो गए, ठीक है।
तीसरा आपने क्या करना है, इसके बाद कहीं पर भी किसी भी और यूट्यूब चैनल ने अगर डाले हुए हैं इसके बेसिस में एमसीक्यू, तो वहां पर भी लगा लो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहां से भी कुछ आपको सीखने को मिल जाएंगे। कुछ आप क्या कर लो, इंटरनेट में सर्च कर लो, तो आपको पता चल जाएंगे क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और कुछ दिमाग से पेपर में कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ मैंने मैंने नहीं लिखा हुआ ई सिग्नेचर, बट आपको पता चलना चाहिए ई सिग्नेचर क्या है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक वे में डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो मतलब अब ऑफिस में जो ऑफिसर्स हैं वो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, तो वो भी तो एक तरह का ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। कुछ दिमाग से होंगे, कुछ गूगल में सर्च कर लेना, और कुछ यूट्यूब बाकी चैनल से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पर लाए हुए हैं। तो सबसे पहले नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करें, या भी देखा ऊपर, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने जो लाया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है। इसमें पहले 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। 27 प्रोजेक्ट थे और 8 कंपोनेंट थे, बट बाद में इसको 31 रेज कर दिए गए, 4 नए ऐड किए गए इसमें, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पोस्ट, ठीक है। तो 4 इसमें ऐड करे। बट बाद में जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था ना, ये किसके अंदर चला गया, ये इंटीग्रेट हो गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखो, अगर इंडिया में ई गवर्नेंस में सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। हर एक चीज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ कहीं ना कहीं लिंक है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया जब ही ये प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो 2015 में 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ। इसका काम था कि डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी बनाना और नॉलेजेबल इकोनॉमी बनाना। इसका मोटो याद कर लो, डिजिटल इंडिया मिशन का, पावर टू इंपावर, इंपावर को पावर करना, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन में, जैसे डिजी लॉकर। ये आप सबको पता है, डिजी लॉकर में क्या होता है, एक डिजिटल इंपावरमेंट के लिए सिटीजन की वो अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक वे में रख सकते हैं डिजिटल वॉलेट में, तो वही शो कर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई लाइसेंस वाइसेंस है तो डिजी लॉकर में पड़ा है, तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो एक तरह का आपकी डॉक्यूमेंट सेविंग के लिए डिजी लॉकर का कंसेप्ट आप सबको पता है। इसी तरह ई हॉस्पिटल, ये सारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आते हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पर एक स्टॉप सोल्यूशन है, मतलब पेशेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर सारे एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हैं आपस में, दैट इज ई हॉस्पिटल। फिर ई पाठशाला, एनसीईआरटी ने जो अपनी सारी एजुकेशन रिसोर्सेज जो है फ्रीली अवेलेबल करवा दिए, तो जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ऑडियोज दे दी, वीडियोस दे दी, पीरियोडिकल्स दे दिए, प्रिंट आउट, नॉन प्रिंट आउट मटेरियल। तो ई पाठशाला किसने, एनसीईआरटी ने बनाया। ये भी एक तरह का डिजिटल इंडिया में ही आया, ताकि डिजिटली सारी बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज भीम, का नाम आप सबने सुना होगा। अब इनकी फुल फॉर्म से पूछता है, भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। किसने बनाया, एनपीसीआई में। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनकी फुल फॉर्म देख लेना। इसमें क्या है कि पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को इजी करने के लिए, ताकि यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो सके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे हम करते हैं जीपे वगैरह, तो भीम इसी तरह इंडिया का है, तो ये याद कर लो, भारत इंटरफेस फॉर मनी किसने डेवलप करा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसी तरह माई गवर्नमेंट, माई गॉव में क्या है, माई गॉव में आप गवर्नमेंट के साथ मतलब रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ रिएक्ट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कोई अगर सर्वे हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बहुत चीजों में, फॉर एग्जांपल जैसे अभी विकसित भारत क्विज हुआ था, तो पोल्स पढ़ते हैं, सर्विसेज होते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हो, आइडियाज दे सकते हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माई गोव, ठीक है। ये क्या है, माई गोव है। तो ये भी किसमें, डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम था उसके अंदर ही आता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव है। क्या आप इतने ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव में नहीं, बहुत सारे इनिशिएटिव। अब जैसे ई गवर्नेंस के अंदर ई क्रांति भी एक इनिशिएटिव है, ठीक है। ई क्रांति को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी कहते हैं, मतलब जो ऊपर एनईजीपी आया था जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ लिंक हो गया था, उसी का सेकंड वर्जन इज ई क्रांति, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एसेंशियल पिलर है, 2015 में आया। इसका विजन था ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये ई क्रांति था। मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो सेकंड है ना, दैट इज ई क्रांति, ठीक है। इसमें 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं ई क्रांति के अंदर, जो बहुत स्टेजेस में चल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा आपने याद रखना कि ई क्रांति भी है कुछ किसके रिलेटेड है, इसी को नेशनल ई गवर्नेंस 2.0 भी कहते हैं। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज उमंग। उमंग की फुल फॉर्म याद करो पहले, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो न्यू एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है। ये एक मोबाइल ऐप है जो गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब अगर आपको कोई भी पता करना हो कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें सर्विसेज चल रही हैं अभी, तो यहाँ पे उमंग ऐप में जाके देख सकते हो। इंडिविजुअल को एक्सेस देती है कि सेंट्रल, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आप जाके देख सकते हो। इस ऐप को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
23 नवंबर 2017 में। डेट याद कर लेना 2017, इतना याद कर लेना। उमंग की फुल फॉर्म याद कर लेना और करती क्या है, एक ही जगह पे जाके आप साइज से देखो। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट की ऐप है जहां पर जाके गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में एक इंडिविजुअल पता कर सकता है। ऑप्शन में उमंग आ जाएगा, UIDAI आ जाएगा, ई लॉकर आ जाएगा, डिजी लॉकर आ जाएगा, ई सिग्नेचर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए उमंग ऐप है, ठीक है। उसके बाद UIDAI, देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई कब, आधार एक्ट 2016 में। इन्होंने आपको क्या दिया, आधार कार्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी आपको दी जाएगी, जिसको बोलेंगे आधार, जो हर एक इंडिविजुअल को डुप्लीकेसी से बचाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके अंडर आता है, ये भी ई गवर्नेंस के अंदर ही आता है, क्योंकि आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड की गई, ठीक है। ऐसे अब बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे होंगे ना गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस में, आप कितने याद कर लोगे, बहुत इनिशिएटिव है, बट आपको इंपॉर्टेंट देखने। तो कुछ तो मैंने करवा दिए, कुछ अभी मैं एमसीक्यूज में करवा दूंगा जो पीछे पूछे गए एग्जाम्स में, और आप कुछ खुद सर्च आउट कर लोगे। और इस टॉपिक को रात को ही कंक्लूड करके सोना, यहां से देख लेना प्लस, और गूगल में देखे, कल के लिए मत छोड़ना। अब इतना टाइम नहीं है, कल सुबह कुछ और आ जाएगा पढ़ाने के लिए। तो ये इसको साथ साथ जो जो टॉपिक जब आ रहा है, देखो अगर मैं आपको मेंशन कर देता हूं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन दोनों में मैं अनाउंस कर देता हूं कि कितने बजे किसकी क्लास आएगी, 1-2 घंटे पहले। तो भाई उसको निपटा के और उस टाइम पे ही क्लास देख लिया करो, थोड़े दिनों के लिए व्हाट्सएप में ये चीजें देख लिया करो कब क्लास की टाइमिंग आ रही है, ठीक है। अब नियर अबाउट 10 क्वेश्चन है, और दीज क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब रट के ही जाना एग्जाम है, कई बार यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है डिफरेंट एग्जाम्स के। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद करोगे कि एक इंडिया का ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है, इंडिया का ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इंडिया का ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है, तो वो है nceg.gov.in, ठीक है। पीछे तो आएगा ना HTTPS, ये तो अभी उसमें आया भी था JKSSB पहले पेपर में, HTTPS में पूछा था ना, एस क्या होता है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने ये याद करना क्या नाम है इस पोर्टल का, nceg.gov.in तो होता है, NCEG याद कर लें, ये ई गवर्नेंस पोर्टल में साफ साफ लिख देता हूं यार, nceg.gov.in, ठीक है। पीछे आप HTTPS, ठीक है, ये याद कर सकते हो। दिस इज क्लियर, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब एमसीक्यूज में स्विच करेंगे। एमसीक्यूज में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखो मैंने एक चीज नोट करी, वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, उसने मुझे बताया कि एक आधे बच्चे का ऐसा कमेंट आया था कि ये लास्ट टाइम में इतनी पढ़ाते हैं, पहले पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं और लास्ट टाइम में ऐसे फ्रीली पढ़ाते हैं जस्ट व्यूज के लिए। पहली बात, मेरे चैनल ने आज तक कहीं भी कोई पेड कोर्स नहीं दिया है, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब में पढ़ाता हूँ। और दूसरा रीजन लेट स्टार्ट करने का ये था, इससे पहले आई वाज बिजी विद JKP कांस्टेबल पहला पेपर, क्योंकि GS वगैरह भी मैं ही पढ़ा रहा था। सेकंड थिंग, मैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चों को भी प्रिपेयर करवा रहा हूँ, वो भी था। ये लाने का रीजन ये था कि मुझे बहुत सारे जगह से जो मेरे नॉन में बच्चे हैं, ऐसे मेरे नॉन में आप सब तो नहीं हो, आप आ रहे हो, जो मेरे नॉन में बच्चे थे वो मुझे बोल रहे थे कि पेड कोर्सेज में ज्यादा पैसे लिए हैं और अच्छा पढ़ाया नहीं गया है और टाइम कम है, आप कहां से कवर करें। उनकी उस प्रॉब्लम को देख के मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया लास्ट के 4-5 दिनों के लिए, ठीक है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट पेड कोर्स, पेड कोर्स मेरा था ही नहीं, तो मैं पेड कोर्स के बाद ये दिखाने के लिए 3-4 लेक्चर क्यों लाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको लेक्चर इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आपको कुछ एग्जाम में हेल्प हो जाए, क्योंकि देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया था अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने, मुझे भी नहीं मिल रहा था कंटेंट, और पेड कोर्स लेने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे तब। तो इसीलिए मैंने बिना पेड कोर्स लेके आगे इधर उधर भटक के यूट्यूब में ढूंढ के या बुक से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब्स लिए। तो अब मैं नहीं चाहता कि इतना आपको भटकना पड़े। अगर मैंने वो दी है तो फ्यूचर में हर इंसान का ये होता है कि फ्यूचर वाले को इतनी दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। तो इसको उस चीज के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एट ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन से चीजें पढ़ें, आपको बेस्ट इनिशिएटिव है ये, और क्वालिटी एजुकेशन में यहाँ पे प्रोवाइड करके दिखाऊंगा यूट्यूब में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिजी लॉकर, कई बार ऐसे जब कमेंट्स आते हैं ना, मुझे इंपैक्ट कम करते हैं, बट मेरे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, जो और काम करते हैं, उनको जब दिखते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बोल देते हैं कि सर आप ऐसे करते हो, मतलब इतना ऐसे अपने टाइम के साथ मैनेज करके इतना लेक्चर आता है, फिर ऐसे कमेंट करते हैं, तो फिर उनका जो है वो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा देख सुन के कमेंट किया करो, ठीक है। पॉजिटिव नहीं कर सकते, न्यूट्रल रहा करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो डिजी लॉकर जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है हमें बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब कोई भी टॉपिक यहां से आप मिस नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करोगे। तो डिजी लॉकर किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी के पेपर की तो तैयारी कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो अब डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से पूछा है कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव कौन सा था, हमें बताना है। उनका इनिशिएटिव है भूमि प्रोजेक्ट, खजाने, ई सेवा या ई ऑफिस। तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ई सेवा, याद कर लेना। आंध्र प्रदेश का ई सेवा प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली डिलीवर हो जाए तो ई सेवा में ये चलता है। अब ये जो भूमि प्रोजेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। भूमि प्रोजेक्ट और खजाने, भूमि प्रोजेक्ट पूछा गया, खजाने तो नहीं पूछा गया। भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटका का। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है? कर्नाटका का। और खजाने भी किसका है? कर्नाटका का, ठीक है। पहले बताता हूँ भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट में क्या है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको ऑनलाइन किया गया भूमि प्रोजेक्ट में। और इस कर्नाटका से इंस्पायर होकर बाद में बाकी स्टेट्स ने भी ये काम किया था। तो भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में था, जिसमें क्या हुआ है कि ऑनलाइन डिलीवरी की गई लैंड रिकॉर्ड्स की, ठीक है। खजाने भी कर्नाटका का है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी वाला सिस्टम है ना, पैसों वाला सिस्टम, उसको बेसिकली ऑटोमेटिक किया गया। ऑटोमेटिक किया गया ट्रेजरी सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए, वो खजाने। तो वो किसका है? कर्नाटका का, ठीक है। ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव की। खजाने में, खजाने किसका है? कर्नाटका। ये याद करना। इसमें क्या किया गया कि मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी सर्विसेज को फुल्ली ऑटोमेटिक करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट ई ऑफिस। देखो ई ऑफिस तो आप सबको पता है। पहली बात, ई ऑफिस किसने स्टार्ट किया? किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं स्टार्ट की, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट में यूटीज में ये चल रहा है। ई ऑफिस पहली बात इसको स्टार्ट किया था, जो अभी डिपार्टमेंट ऊपर बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को बनाने में भी हेल्प करी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को दो ने बनाया था, एक इसने डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और दूसरा कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके साथ में पढ़ रहा हूं, मुझे भी याद हो रहा है, तो इसका मतलब आपको भी होना चाहिए, मुझे भी तो नहीं पहले पता था ये। तो बेसिकली ई ऑफिस जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने स्टार्ट करा। इसमें क्या है कि पेपरलेस ऑफिसेज, ठीक है, ऑफिसेज में पेपर्स यूज ना हो, तो ई ऑफिस को प्रमोट करने की कोशिश की, मतलब आपको ज्यादा पेपर वेपर यूज ना हो, काइंड ऑफ इसके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड देखो, वन वॉज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्टेड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया बताना है हमें। 1975, 2000, 2008 या 2021। ये आपने कंप्यूटर में ही पढ़ा होगा। तो 2000 में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। 2008 में ये बाद में अमेंड हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का काम क्या है? साइबर क्राइम को देखना, जो भी इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, और ई कॉमर्स को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ाना, ये सारा काम किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 2 days लॉन्ग 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस हेल्ड। 2 दिन लंबी 27th वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई, कहां पर हुई? हर साल होती है, मुंबई, इंदौर, कटरा या नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 2024 में हुई। 2 दिन मतलब 3 और 4 सितंबर 2024 में हुई है। 2024 में कौन से नंबर वाली हुई है? 27 नंबर वाली। कहां पर हुई है? मुंबई में हुई है, इंदौर में हुई है, कटरा में हुई है, नन ऑफ द अबव। तो कहां पर हुई थी? ये मुंबई में हुई थी, ये याद कर लेना, ठीक है। और इसकी थीम थी, थीम लिख देता हूं, विकसित भारत, लिख लो, याद कर लो, विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, ठीक है। सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, याद कर लो, विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ई गवर्नेंस में कहां पर हुई? मुंबई में 3 और 4 सितंबर। इससे पहले वाली जो थी ना 26 वाली इंदौर में हुई थी, ठीक है। उसकी थीम थी विकसित भारत इम्पावरिंग सिटीजन, विकसित भारत इम्पावरिंग सिटीजन थी इंदौर वाले की। मुंबई वाली अभी रिसेंट जो हुई है, विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस। कटरा क्यों लिखा? क्योंकि 25 वाली कटरा में हुई थी, 25 वाली कटरा में ही हुई थी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 25 वाली कटरा में ही हुई थी। 2022 की जो थी वो कटरा में ही हुई थी, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट करा था। ये 26 नवंबर 26 नवंबर को हुई थी, मतलब 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन। और इसकी थीम थी ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। मतलब कटरा वाली में क्या था? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ठीक है। और पहली बार जो ई गवर्नेंस वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 1997। तो ये कुछ चीजें आप याद कर सकते हो। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? वही डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये याद कर लेना। लेटेस्ट वाली कटरा में भी हुई है, 25th वाली 2022 की, 26th वाली इंदौर में, और इस साल वाली मुंबई में। और इसकी थीम अच्छे से विकसित भारत
सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इसके बाद जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे ना, ये रट लेना एग्जाम के लिए, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे ये आपने रटने हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा इनसे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है पहले देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर, 7 पिलर, 5 पिलर या 9 पिलर? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में टोटल 9 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 9 पिलर्स हैं, ये आप याद करोगे। और इनके नाम भी मैं बता देता हूं, मैं भी पूछ ले, थोड़ा ऐसे सुन लो। एक 9 पिलर्स में सबसे पहले आते हैं ब्रॉडबैंड हाईवेज। ठीक है, हाईवेज में ब्रॉडबैंड हो। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवेज। फिर यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी मतलब सबको मोबाइल कनेक्टिविटी का एक्सेस हो। ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। सिंपली आप इंटरनेट में सर्च करोगे ना, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो 9 पिलर आ जाएंगे और सारे लिखे हुए आएंगे, एक बार देख के जाना। एक बार तो ब्रॉडबैंड हाईवेज हो, दूसरा सबको यूनिवर्सल एक्सेस मिले मोबाइल कनेक्टिविटी का, तीसरा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, सबको पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो। फिर नेक्स्ट वन इज ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज ई क्रांति, जिसके बारे में हमने बात करी, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर करना। फिर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ये भी इसका पार्ट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर आईटी फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, रट लो इनको, एग्जाम में काम आएंगे। कौन कौन से हैं सर? ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी, ई क्रांति इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये सारे 9 के 9 प्रोग्राम है, गूगल में सर्च करना, मैं भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये एज इट इज रट के जाना, एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये पूछे गए क्वेश्चन, तो ये आपने देख के जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। भाई ये क्वेश्चन तो अब आपको आना चाहिए ना, ये मैंने अभी आपको बताया था। कौन प्रोवाइड करता है नेटवर्क बैकबोन? प्राइम कौन था? एनआईसी, नेस्कॉम, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एनआईसी बताया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये रट लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन शेयर आइडियाज इन द मैटर ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये भी बताया आपको, जहां पे लोग अपने आइडियाज, व्यूज, सजेशंस रख सकते हैं। पे गॉव, आधार, डिजिटल लॉकर या माई गॉव। क्या था? माई गॉव, माई गवर्नमेंट, माई गॉव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म के साथ डील करने के लिए पनिशमेंट, साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट के साथ कौन सी सेक्शन आईटी एक्ट की डील करती है? इंपॉर्टेंट 2-3 सेक्शन है आईटी एक्ट की, देख के जाना एग्जाम में। तो 45F, 66B, 66F और 67B। तो कौन सी सेक्शन डील करती है? 66F। देखो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ देख के जाना, वो देख के जाना। जैसे जो ई सर्विसेज प्रोग्राम चल रहे हैं, एक बार गूगल में थोड़ा देख के जाना, उसके बाद ये देख के जाना। और 9 जो उसके हैं डिजिटल जो प्रोग्राम हैं, जो अभी मैंने आपको बताए, वो भी देख के जाना। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो 9 पिलर्स हैं वो भी देख के जाना। 9th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिजी लॉकर। ये क्वेश्चन पूछा है जेकेएसएसबी ने, अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हमें बताना। इंडियन सिटीजन हु साइन अप फॉर डिजी लॉकर अकाउंट गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलती है दैट इज लिमिटेड टू देयर आधार नंबर। बिल्कुल लिंक टू देयर आधार नंबर, उनको एक स्टोरेज मिलती है अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के, ये करेक्ट है। इट एम्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर शेयर इट ऑनलाइन। बिल्कुल सही है कि डिजी लॉकर में आप क्या कर सकते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सिटीजन कैन सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट एंड डिजिटली साइन देम विद यूजिंग द ई साइन फैसिलिटी। हाँ, यहाँ पर आप खुद भी सेल्फ अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट और उसको साइन भी कर सकते हो ई साइन के साथ। और स्लोगन ऑफ डिजी लॉकर इज माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। ये गलत था और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। माई डॉक्यूमेंट नहीं आता है, माई डॉक्यूमेंट की जगह आपका आता था योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, ये इसकी थीम थी, तो यही गलती थी इस क्वेश्चन में। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज द रिसेंटली लॉन्च ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू। तो ई रकम पोर्टल जो है रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ, वो किसके रिलेटेड है ये पूछ रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पेयर या फार्मर्स। तो ई रकम पोर्टल बेसिकली रिलेटेड टू फार्मर्स। ये पोर्टल किस लिए बनाया गया, इसकी फुल फॉर्म पता क्या है? ई रकम की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था एक प्लेटफॉर्म, ताकि फार्मर्स को
फार्मर्स अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर सकें। तो राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी ई रकम पोर्टल का ये नाम था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था ई गवर्नेंस। यहाँ पे ई गवर्नेंस का ओरिजिन, इसके इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव चल रहे हैं वो, और कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे। बाकी टेलीकम्युनिकेशन के लेक्चर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आए, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लेक्चर आए। मॉर्निंग में भी कोशिश करूंगा कि कल का लेक्चर जो है मॉर्निंग में आ जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी के तो 2 ही लेक्चर रह गए, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का काफी कंपोनेंट रहता है, बट ये छोटा छोटा करके साथ साथ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टेलीविजन मैंने आप पे छोड़ा, वो अपना साथ साथ कवर करते चलो। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, उसको कवर करो। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, सच में पसंद आ रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो बाकियों को, ताकि वो जेकेएसएसबी और डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।